बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सेल टैक्स का आगाज़ किया था जी। सप्लाईज को डिफाइन कर लिया था बिटवीन थ्री पार्ट, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड ज़ीरो रेटेड सप्लाई। हमने कहा था कि हर वो सप्लाई जो एग्जेम्प्ट नहीं है और वो क्या है, टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज का जिक्र कहाँ आ रहा था? सेक्शन 13 में और 6 शेड्यूल में। और जीरो रेटेड का कहाँ जिक्र आ रहा था? सेक्शन 4 एंड 5 शेड्यूल। ठीक होगी ना बात? अब ये चीज़ें हमें याद करनी है ज़रा, तो जाहिर है रिकॉल कर करके ज़रा आसान हो जाएगा आपको सारा कुछ करना। जीरो रेटिंग ठीक हो गई। और कौन सी चीज़ें हैं जो जीरो रेटिंग नहीं है, ये हमारे जहन में हमने याद कर लिया, क्योंकि अब ये सारा काम याद करने से रिलेटेड था जी। नहीं, कल भी हमने बात की थी कि नहीं, इसे दूसरे तरीके से देखें। अगर एक आदमी 100% एग्जेम्प्ट सप्लाई में डील करता है तो उसके ऊपर सेल टैक्स एक्ट अप्लाई नहीं होता। लेकिन एक आदमी 100% जीरो रेटेड सप्लाई में डील करता है, उसके ऊपर पूरा सेल टैक्स अप्लाई होता है। उसे सारी रिटर्न भी जमा करानी पड़ेगी, रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग करनी पड़ेगी। इस पॉइंट से आपको समझ आएगी। जब आपको ये सेम कब लगती है? जब आप कस्टमर के, एंड यूजर के शू में जाके देखते हैं, बिजनेस के शू में आके देखें, फिर इनमें डिफरेंस समझ आएगा। मैंने एक चीज खरीदी है, वो एग्जेम्प्ट थी तो मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगा, जीरो रेटेड थी तो नहीं लगा, मेरे शू में सेम लग रही है। बिजनेस के शू में जाएं, उसने इनवॉइस भी काटनी है, उसने रिटर्न भी जमा करानी है, सारा कुछ करना है, लेकिन टैक्स का रेट जीरो लगाना है। बिजनेस के शू में रहकर इसका डिफरेंस समझेंगे तो हमें समझ आएगा। कस्टमर के, एंड कंज्यूमर के शू में आएंगे तो फिर ऐसे लगेगा कि जैसे ये दोनों बातें सेम नजर आ रही हैं। अच्छा जी, फिर बेसिक डेफिनेशन थी, इसे रटा लगाना है, रटा लगाना है, रटा लगाना है, रटा लगाना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाँ, नहीं, बस खत्म हो गया। ये दोनों अभी क्लैरिफाई हो जाएंगे, अभी हम आगे चल रहे हैं ना। ये दोनों बातें जो आप बात कर रहे हैं ना, बस स्कोप से आगे आप इसकी कैलकुलेशन शुरू होगी तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जो पिछली नहीं भी थी। स्कोप ऑफ टैक्स। अब टैक्स लगना कैसे है? एक लफ्ज हमने इस्तेमाल करना है, नॉर्मल सेल टैक्स, जिसे असल में हम वैट बोल रहे हैं। ठीक है ना? जिसे असल में हम वैट बोल रहे हैं, वैल्यू एडिड टैक्स बोल रहे हैं। एक लफ्ज हमने बोलना है थर्ड शेड्यूल आइटम्स की। ठीक है? एक लफ्ज हमने बोलना है 10th शेड्यूल आइटम। एक हमने बोलना है टैक्स ऑन सप्लाई टू CNG स्टेशन। एक लफ्ज हमने बोलना है टैक्स ऑन रिटेलर। एक बोलना है 13th शेड्यूल आइटम। असल में दुनिया में तो एक टैक्स एग्जिस्ट करना है। पाकिस्तान में भी अल्टीमेटली जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे कभी टैक्सेशन में, तो एक टैक्स होना है, दैट इज वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। जिसने जितने की चीज बेची है उसका टैक्स ले ले। असल कॉन्सेप्ट वैट का, सेल टैक्स का यही है। जैसे जैसे चीज आगे जा रही है वैसे वैसे किस्तों में टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को। अल्टीमेटली सारा टैक्स किससे लेना है? एंड कंज्यूमर से लेना है। दरमियान में लेते जा रहे हैं, वापस देते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। इसने 2 रुपए टैक्स दिया था, फिर अगले से 5 लिया, 3 गवर्नमेंट को जमा कराया, अपने 2 वापस ले लिए। इसने 7 लिया, अपने 5 वापस लिए, ऐसे चल रहा है। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। लेकिन क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, क्योंकि हमारा टैक्सेशन का निज़ाम अच्छा नहीं है, क्योंकि टैक्स एवेजन बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स ऐसे लेने पड़ेंगे जो इस कॉन्सेप्ट में पूरे नहीं उतर रहे। अगर कॉन्सेप्ट वैट का लगाएं तो काम खराब है, क्योंकि सारे लोग, सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं हुई। आपको पता है 2-3 साल पहले हमने कहा कि जब बजट के अंदर हमने कहा यार, जब भी आप किसी बंदे को सेल करेंगे, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा की सेल है तो उसका CNIC नंबर लें, शनाख्ती कार्ड लें। तो सारे बिजनेसमैन जो है वो कहाँ चले गए? एहतजाज पे चले गए। नहीं 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 नहीं, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी इकोनॉमी की। आप एक काम कर दें मुल्क में कि सारी, बल्कि सबसे आसान काम है करने के, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। सबसे आसान काम है आप मुल्क में से 5,000 का नोट कैंसिल करें, 1,000 का नोट कैंसिल करें, मुल्क के सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 2 काम करें, 5,000 का और 1,000 का करेंसी नोट कैंसिल कर दें,
ठीक है, सिर्फ 500 का रह जाए, रहना तो उसमें 100 का चाहिए, रहना 100 का चाहिए। लेकिन चलो अभी आप पहले हाथ कहें कि 5000 का कैंसिल करते हैं, 6 महीने बाद फिर 1000 का कैंसिल कर देंगे, फिर 6 महीने बाद 500 वाला भी कैंसिल कर देंगे। अब करेंसी नोट, अब ज्यूम करें एक लम्हे के लिए, करेंसी नोट रह गया 100 रुपये का, अब मैंने करोड़ रुपया रिश्वत लेनी है, तो 4 ट्रक मेरे घर में रिश्वत के आएंगे तो पैसा पहुंचेगा, और अगर बैंक में लूंगा तो डॉक्यूमेंट हो जाएगी रिश्वत। हाँ नहीं, मशीन क्या करेगी, गिन देगी ना, लेकिन वो रखूंगा कहाँ? नहीं, नोट छापने से मुराद नंबर ऑफ नोट नहीं है, वैल्यू है, वैल्यू ऑफ नोट। आप डिनोमिनेशन छोटी कर देंगे, आपको 2 लाख रुपए का कोई शॉपिंग करनी है तो जरा 100 रुपए वाले 2 लाख कैरी करें, नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अब कार्ड से करेंगे, कार्ड से करेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाएगी, सारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, किसी बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत। ये करप्शन एंड नैब बना रखा है जी, एंटी करप्शन महकमा बना रखा है जी, फलां जो मर्जी कर लें, इससे कुछ नहीं होना। ये सिर्फ एक है विल, जिन्होंने करप्शन करनी है उन्होंने ही पास करना है। जिन्होंने जब गवर्नमेंट ने खुद वो खरीदने होते हैं, MP MNS सेनेटर्स 20-20, 22-22 करोड़ रुपया एक बंदे को देते हैं, तो 22 करोड़ रुपया तो NLC के ट्राले 1 किलोमीटर लंबी लाइन बन के जाएगी तो बनेंगे ना, कैसे पेमेंट करेंगे? सबसे आसान काम है। लेकिन विल ये नहीं है कि पाकिस्तान में किसी को अकल नहीं है, कोई बता नहीं सकता, विल चाहिए करने वाले, जिन्होंने काम करना है वही तो सबसे बड़ी करप्शन कर रहे हैं। अब यही प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाए, सब लोग बीच में बिजनेसमैन सारे रजिस्टर्ड हो जाएं, तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। आप बड़े बड़े इदारे, रिटेलर हमारे बहुत थोड़े से रिटेलर रजिस्टर्ड है हमारे, आटे में नमक के बराबर। जिस रिटेलर की रोज की सेल 1 करोड़ रुपया है, वो सेल टैक्स में पता क्या कहता है? 50,000 रोज की सेल है। मैं इस सेक्टर में एज ए कंसल्टेंट बड़े अरसे मैंने काम किया है, ठीक है, इतनी सेल डिक्लेयर करता है। बस सही पता नहीं, कभी कोई अल्लाह मियां ही करेगा सही, वैसे तो सही होने के कोई आसार नजर नहीं आते। तो असल में तो हमने अल्टीमेटली कभी नॉर्मल सेल टैक्स पे आना है, लेकिन अब हमें हमारे से ना कुछ लोग पकड़े नहीं जा रहे, यानी गवर्नमेंट के FBR के अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो कहते हैं यार ये तो पकड़े नहीं जाते। वो कहते हैं अच्छा यार इनको ना, जो बंदे आपको, जो सेक्टर आपको लगे ना ये हमारे काबू नहीं आ रहा, इसको उठा के ना 3rd शेड्यूल में डाल देते हैं, और इसका टैक्स जो है वो जो नॉर्मल वैट का निज़ाम था ना उससे नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होगा वो फिर भी थोड़ा ट्रेसेबल होगा ना, उसकी कोई फैक्ट्री होगी, उसका उसने कोई लाइसेंस लिया होगा, उसके वहाँ कोई काम करता होगा। मैन्युफैक्चरर से कहें, मसलन ऐसे समझें कि एक बिस्किट का डिब्बा जो है वो 180 रुपए का मार्केट में सेल होना है, तो जब ये मैन्युफैक्चरर से चला होगा तो शायद 50 रुपए का चला होगा ना। अब वैट का निज़ाम तो कह रहा था 50 रुपए का 18% इससे टैक्स लो, लेकिन वो कहता है यार इससे तो 18% ले लेंगे, इसके बाद जितने अगले लोग हैं उनमें से तो रजिस्टर्ड ही कोई नहीं है, तो फिर तो 50 रुपए का 18% गवर्नमेंट को टैक्स आया, बस अगले तो सारे अनरजिस्टर्ड लोग हैं। वो कहते नहीं नहीं नहीं, अगर ये इतना खतरनाक आदमी है ना, इसको को तुमने जितने का बेचा है उसका नहीं 18% देना, जो इसकी रिटेल प्राइस है उसका 18% तुम ही दो, अभी दो। 3rd शेड्यूल में अगर कोई आइटम डाल दें तो उसका स्टेटस ये बन जाता है, हर बंदा रिटेल प्राइस का टैक्स पे करेगा रादर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई का, ठीक है ना। ऐसे हमने ये कोई 6 अलग अलग चीजें बना रखी हैं, 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला नॉर्मल सेल टैक्स, असल सेल टैक्स विच इज कॉल्ड वैट मोड। नॉर्मल सेल टैक्स, रेट ऑफ सेल टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ taxable supplies made by a registered person during any taxable activity carried on by him and goods imported into Pakistan irrespective of their final destination in territories of Pakistan। वो कहता है जो चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है, मसलन कराची के से इंपोर्ट हुई है, तो बस हमने 18% टैक्स लेना है। वो ये ना कह रहे हो कि नहीं नहीं हमने तो ये फाटा में लेके जानी है, ये वहाँ लेके जानी है, नहीं, जहाँ भी लेके जानी है, जब पाकिस्तान में चीज़ इंपोर्ट हुई
तो आपने उसके ऊपर 18% सेल टैक्स पे कर देना, जितने की इंपोर्ट हुई है। जो वैल्यू डिटरमिन करेगा वहां वैल्यू और उस वक्त। और अगर आपने कोई चीज बेची है तो जितने की बेची है, वो आगे कितने की बिकेगी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वैट का मतलब है जितने की मैंने बेची है। मैंने 10 रुपए की बेची है, आप 50 की बेच रहे हैं, फिर 200 की बिक रही है, फिर 2000 की बिक रही है, ठीक है, ओके। हर बंदे ने अपनी अपनी वैल्यू का टैक्स देना है 18%, और लेकर देना है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो खुद तो नहीं देना उसने। फिर एक कॉन्सेप्ट आ गया फर्दर टैक्स, where taxable supplies are made to a person who has not obtained registration number, a further tax shall be charged at the rate of 3%। जरा बुक में देखें 4% हो गया है। आई कैप ने इसको 4 वाला कंसिडर करना है कि 4 वाला करना है ना, ओके 4 हो गया, क्योंकि ये 4 हो गया हुआ है। 4% ऑफ द वैल्यू। वो कहता है जो रजिस्टर्ड आदमी है, जो रजिस्टर्ड आदमी है, खुद रजिस्टर्ड है, जो सप्लाईज दे रहा है, ये देखिए अगर सामने वाला भी रजिस्टर्ड है तो 18% टैक्स चार्ज करे, लेकिन अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले 18% चार्ज करे और फिर अलग से 4% चार्ज करे। हालांकि ये 22% ही बनता है, लेकिन इसका क्योंकि हमने आगे जाके लीगल स्टेटस अलग अलग लेना है। अच्छा, ये भी नहीं कि 18 ऐड करके 4 लगाना है, नहीं। मसलन अगर हमने चीज 1 लाख रुपए की है बगैर सेल टैक्स के, अगर तो कोई बंदा रजिस्टर्ड है तो 1,18,000 रुपया लेना है, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो 1,18,000 एक लेना है, 4,000 एक लेना है। अल्टीमेटली बिल तो एक 22 ही बन गया, लेकिन हम बोल ऐसे नहीं है। ये नहीं कह रहे कि 22% टैक्स लेना है, नहीं। 18% नॉर्मल टैक्स लेना है, 4% अलग लेना है। इसका बाद में 4% को हमने कहीं और पार्क करना है, इस वजह से इसे अलग रखना है। रेट 22% नहीं कर दिया कि अनरजिस्टर्ड का रेट 22% है। ये बात समझ आ रही है? अनरजिस्टर्ड का 18% एक रेट है, 4% एक रेट है। इसका नाम भी इसीलिए अलग रख दिया, फर्दर टैक्स, और इसका नाम रख दिया नॉर्मल टैक्स। बस असल में तो इतनी बात होनी है। जब पूरे मुल्क की डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी होगी तो बस ये काम करना है हमने। लेकिन क्योंकि मुल्क की डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है तो कहते हैं कि नहीं। अच्छा, एक बात और इसके दरमियान में, 4% का जो हमने वो लगाया है फर्दर टैक्स, ठीक है ना, वो हमने इसलिए लगाया कि इस बंदे ने रजिस्टर्ड होना था और ये रजिस्टर्ड नहीं हो रहा। हम इसको बाउंड कर रहे हैं, हम इसको टो कर रहे हैं कि भाई रजिस्टर्ड हो जाओ। क्यों 4% एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो? बात समझ आ रही? अब इसलिए हम, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम उनके लिए नॉमिनी होते। असल में तो हम 4% एक किस्म का फाइन लगा रहे हैं उस बंदे पे जिसको रजिस्टर्ड होना चाहिए था और वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? चलो 4% बोल। एक बंदा जिसको ना रजिस्टर्ड होना चाहिए, ना उसने कभी रजिस्टर्ड होना, ना शायद वो रजिस्टर्ड हो सकता, तो क्या उस पर 4% लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। तो फिर एक SRO के जरिए हमने कुछ ऐसी नॉमिनीज जो है उनको रिमूव कर दिया। मसलन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सप्लाई टू डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर। हमें घरों में जो बिजली का बिल आ रहा है, हम तो, आप तो रजिस्टर्ड नहीं है, मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन उसके ऊपर सेल टैक्स जो है वो 18% लग कर आ रहा है। 18 जमा 4 नहीं लग कर आ रहा। क्यों? इस SRO में लिखा हुआ है कि इनके ऊपर वो एडिशनल, क्योंकि उस वक्त 3% था इसलिए SRO में 3% लिखा हुआ है। लेकिन जाहिर है ये फर्दर टैक्स की बात हो रही है, तो इनके ऊपर 4% एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज इन्होंने ना रजिस्टर्ड होना था, ना लीगल रिक्वायरमेंट है इनकी, तो इनके ऊपर क्यों 4% लगाएं। नेचुरल गैस सप्लाई टू डोमेस्टिक कंज्यूमर, वही बात नेचुरल गैस पर भी आ गई। फिर आ गया जनाब मोटर ऑयल, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल ऑयल, ये वाली चीजें जब आप पेट्रोल पंप से कोई पेट्रोल खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर भी ऐसा नहीं लग रहा। गुड सोल्ड बाय रिटेलर टू, जब आप दुकानदार से जाकर चीज ले रहे हैं एज ए एंड कंज्यूमर, तो आपको हर चीज पर 18% टैक्स लग रहा है, जो टैक्सेबल चीजें। 22 नहीं लग रहा, यानी 4% टैक्स नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? किसी SRO की वजह से नहीं लग रहा। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर कस्टमर इंक्लूडिंग फूड, बेवरेज, फर्टिलाइजर एंड, वो कहता है अगर सप्लायर है, एक सप्लायर है, जैसे कल भी हमने कैनन की एग्जांपल ली थी, शायद हमने कहा था कि भाई ये क्या कर रहा है, ये एंड यूजर को भी सेल कर रहा है और किसको, होलसेलर को भी यूज कर रहा है। ऐसे ही है ना, होलसेलर अगर सामने रजिस्टर्ड ना हुआ तो,
18 जमा 4 लगाए, लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो 18 ही लगाए। बात समझ आ गई? आइटम लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल, वो कहता है जो चीजें थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई हैं, एक और शेड्यूल बना लिया हमने, थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में वो आइटम लिखी हुई हैं जिनके ऊपर सेल टैक्स एक और मोड में लगना है, अगली स्लाइड में आ रहा है वो, उनके ऊपर भी फर्दर टैक्स नहीं लगना। थर्ड शेड्यूल में अब 20 आइटम रह गए हैं, कभी 70-80 से हमने शुरू किया था। इस वक्त इस तरह की आइटम रह गई है जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है ना, जैसे शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं, क्योंकि इन लोगों के जो सप्लायर हैं वो इतने ज़्यादा रजिस्टर्ड नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने उन्हें उठा के थर्ड शेड्यूल में डाला हुआ है। और मैन्युफैक्चरर को कहा है आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई का टैक्स नहीं देना, बल्कि रिटेल प्राइस का टैक्स देना है। लेकिन साथ ही एक फ़ायदा दे दिया कि अच्छा अगर आप अनरजिस्टर्ड को भी सेल कर रहे हो ना, तो बस 18 ही देना है, 4% नहीं लगाना आप। डन होगी बात? आई कैप को देख रहे हैं ना जरा, साथ साथ कोई अमेंडमेंट आए तो हमें पता चल जाए। सेकेंड हैंड वॉर्न क्लॉथेस एंड अदर वॉर्न आर्टिकल फॉलिंग अंडर पीसीटी हेडिंग। अच्छा एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पीसीटी हेडिंग, पीसीटी हेडिंग या एचएस कोड। दुनिया में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे राइज में जितने बच्चे अवेलेबल है उनका राइज आईडी है, या ऐसे कई आई कैप के जितने स्टूडेंट हैं उनका सीआरएन है, ठीक है ना। आई कैप आपको कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है? सीआरएन से। ऐसी हमने दुनिया में चीजें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जानी है, लानी है, क्या बैन है, क्या खुल गया है, क्या नहीं है, ये कैसे देखेंगे? पीसीटी हेडिंग से। हर प्रोडक्ट की एक हेडिंग है, मसलन इस मार्कर का कोई एक सीआरएन है, ऐसे समझ लें आप, अपनी अल्फाज में समझें, ठीक है ना। वो कह रहा है कि वो चीजें जो वॉर्न क्लॉथेस हैं, कौन से वाले? सेकंड हैंड, लंडे के कपड़े, अब समझ आ गए। वो कह रहे हैं इनकी जो पीसीटी हेडिंग है, इनके ऊपर भी 18% ही टैक्स लगेगा, फर्दर 4% टैक्स नहीं लगेगा। 18 तो लगेगा, 18 तो लगेगा। गवर्नमेंट जरा ये वाली बात नहीं सुन रही। इसी तरह फर्टिलाइजर के ऊपर भी 18% टैक्स लगेगा। बात समझ आ गई जी? सप्लाई बाय स्टील मेल्टर, री रोलर एंड शिप ब्रेकर ऑपरेटिंग अंडर 10th शेड्यूल, चैप्टर 11। वो कह रहा है ये वाले जो लोग हैं ना, जो सरिया बनाते हैं और इस तरह की फैक्ट्रीज हैं, या शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, बेसिकली यहाँ आयरन जो यहाँ से लेकर और उसको इस्तेमाल करके सरिया बना रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशल रूल्स बने हुए हैं। वो अनरजिस्टर्ड लोग भी हों तो तब भी आपने 4% एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना। सप्लाईज कवर्ड अंडर 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में क्या था? जीरो रेटेड। सप्लाई मेड टू गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज। सप्लाई ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन शुगर। ये बातें कितनी हो गई जी? 11 चीजें हो गई, 12 हो गई। वो कहते हैं 12 चीजें ऐसी हैं जो अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपने इसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना। डन होगी बात। अब आते हैं जी टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई स्पेसिफाइड इन 3rd शेड्यूल। जो आइटम हमने उठा के 3rd शेड्यूल में लिख दिए हैं, 20-22 चीजें। फॉर सप्लाईज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन 3rd शेड्यूल, टैक्स शैल बी चार्ज एट 18% ऑफ रिटेल प्राइस रादर देन वैल्यू ऑफ सप्लाई। बात समझ आई? आपने बिस्किट इंपोर्ट किए, बिस्किट लिस्टेड है 3rd शेड्यूल में। जो कस्टम वाले आपसे टैक्स लेंगे तो कहेंगे यार इस बिस्किट के ऊपर रिटेल प्राइस लिखें, कितने का बिकेगा, और उसका 18% हमें जमा करा दें, रादर देन आप होलसेलर को कितने का देंगे उसका नहीं, ठीक है ना। जितने का बिकेगा उसका 18% इसी से ही ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, रिटेल प्राइस एंड सेल टैक्स शैल बी लिजिबली प्रोमिनेंटली एंड इनएडिटेबली प्रिंटेड एम्बोस्ड। वो कहता है अब आपने ये प्रिंट भी करना है। अब ये बात आप ऐसे देखें, जब आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं ना कुछ चीज़ें खरीदने, कुछ चीज़ों के ऊपर प्राइस मेंशन्ड है और कुछ के ऊपर मेंशन नहीं है। अच्छा, एक तो मैन्युफैक्चरर की मर्जी है ना कि वो क्या करना चाहता है, नहीं, एक लीगल रिक्वायरमेंट है। 3rd शेड्यूल आइटम के ऊपर उसकी रिटेल प्राइस लिखना ज़रूरी है, वरना तो आप झूठ बोल देंगे, आप कहेंगे जितने की बिकेगी और बाद में जितने की मर्जी बेचें।
वो कहते नहीं, हर आर्टिकल के ऊपर, अब आप जाके देखिएगा डिटर्जेंट्स के ऊपर, सोप्स के ऊपर, बेवरेजेस के ऊपर प्राइस लिखी हुई है। नहीं, जनरली नहीं हुई होती, अक्सर नहीं, कहीं शायद कहीं थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं। आप अभी किसी दुकान पे जाइए, ये सामने ये क्या है, यूरो स्टोर है ना यहाँ साथ, आप जाके देखिए, लिखी हुई होगी चीजें, ठीक है ना, मोस्टली लिखी होंगी थर्ड शेड्यूल आइटम के ऊपर, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने इसका टैक्स को लिंक करना है तो हमने लीगल रिक्वायरमेंट साथ लगा दी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें उनके ऊपर प्राइस नहीं लिखी हुई है। अच्छा, बाद दफा एक थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है, उसके ऊपर भी लिखी हुई है। क्यों? मैन्युफैक्चरर खुद चाहता है कि यार मेरी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वो रहे, प्राइस रहे। नहीं, जो उस वक्त मेंशन है उसी के ऊपर होगी। वो कोई कस्टमर वैसे वो तो दुकानदार अब कर रहा है ना, सेल टैक्स से तो निकल गई ना वो। हमने देखना था जब मैन्युफैक्चरर ने इसको इशू किया है उस वक्त रिटेल प्राइस जो प्रिंटेड है उसका टैक्स ले लिया। बाद में अगर कोई हो भी गई तो कोई बात नहीं। राइस की कैंटीन के बिस्किट का क्या हो गया है? ट्रेड डिस्काउंट विल बी इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग सेल टैक्स। हम पीछे एक बात पढ़कर आए थे कि अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाए तो डिस्काउंटेड प्राइस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेकिन वो कहता है इस केस में नहीं है। अगर कोई डिस्काउंट है तो जाहिर है आप चीजें तो डिस्काउंट पर ही सेल करेंगे ना, तो डिस्काउंट नहीं देखना। अब हमने आपसे टैक्स ले लिया है। असल में हो क्या रहा है, क्या स्लाइड नंबर है ये 23। अच्छा जी, ये देखें जरा, इधर देखें क्या हो रहा था। ये नॉर्मल सेल टैक्स की एग्जांपल थी हमारी। क्या हो रहा है जी, थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट को टैक्स जाई जा रहा है, ठीक है ना। इसने 50 रुपए दिया, इसने 118 दिया, इसने इतना 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 करते 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 गवर्नमेंट के पास इंस्टॉलमेंट में पैसे जा रहे हैं। ऐसे ही है ना, जितनी जितनी वैल्यू एडिशन हो रही है उतना उतना टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते जा रहे हैं। लेकिन देखें अगर यही ये जा रही इनपुट माइनस आउटपुट 18, 3.6, 5.4 ऐसे करते करते 36 रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ टोटल। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब जरा गौर करते हैं, अगर यही चीजें थर्ड शेड्यूल में होती तो क्या होना था। पहले बंदे ने 90 रुपए टैक्स दिया रिटेल प्राइस का, अगले किसी ने, अगर ये रजिस्टर्ड भी हुए तो इनका इनपुट भी उतना ही होगा, आउटपुट भी उतना ही होगा, इनपुट भी उतना होगा, आउटपुट भी उतना होगा। अगले किसी बंदे ने टैक्स नहीं देना। गवर्नमेंट ने अपने पैसे पहले आती ले लिए, बस दिस इज द डिफरेंस। नॉर्मल टैक्स ने गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं यार सब लोग रजिस्टर्ड हैं, कहां भाग जाएंगे, वहां का कोई बात नहीं, 18 रुपए वो देगा, 3.6 ये देगा, 5.4 ये देगा, 9 ये देगा, 9 ये देगा, 9 ये देगा। असल में गवर्नमेंट का टोटल इसका 18% था ना टैक्स, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट ने ऐसे प्लान आउट किया हुआ था, इंस्टॉलमेंट में पैसे आ रहे थे, आप ऐसे समझें। लेकिन यहां गवर्नमेंट ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से ही सारे पैसे ले लिए हैं। अब बीच में कोई रजिस्टर्ड होगा भी या नहीं भी होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस नहीं होना। थर्ड शेड्यूल इसलिए बनाया, ज्यादा आइटम इसमें डालते थे। जब ये आइटम इसमें डाल दी, अगले सारे लोगों को पता चला यार हमारे टैक्स तो कोई देना ही नहीं है, उतना ही दिया उतना ही लिया, तो यार रजिस्टर्ड ही हो जाते हैं। रजिस्टर्ड होने के जो अदर बेनिफिट्स हैं वो मिलने शुरू हो, तो लोग रजिस्टर्ड होना शुरू हो गए। जब देखा कि इस सेक्टर में ज्यादा सारे लोग रजिस्टर्ड हो गए, उन्होंने कहा चलो इसे निकाल के नॉर्मल में डाल दो। तो ये एक वक्ती अरेंजमेंट है, जो थर्ड शेड्यूल वाला अरेंजमेंट है, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। ऐसे सेक्टर में हम लगाते हैं जहां पर हमारे काबू ना आ रहे हो। क्या स्लाइड नंबर थी 23? क्लियर हो गई बात? फेडरल गवर्नमेंट कैन एक्सक्लूड और इंक्लूड एनी गुड फ्रॉम, अगर कोई सेक्टर हमें लगे यार ये पहले ठीक था अब काम तंग कर रहा है, उनको डालो इसे थर्ड शेड्यूल में। और अगर कोई सेक्टर लगे कि यार ये तो अच्छे बच्चे बन गए, उनका चलो निकाल दो, इसे नॉर्मल में ले जाते हैं, अब तो कोई मसला नहीं है। हमें तो पैसे आने थे, पहले इंस्टॉलमेंट में आ रहे थे, अब हम एकदम से लेने पड़ रहे हैं। लेने सिर्फ इसलिए पड़ रहे हैं कि ये लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो हमने एक टेम्परेरी अरेंजमेंट बना लिया। टैक्स ऑन सप्लाईज ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल। अच्छा जनाब,
थर्ड शेड्यूल में आजकल कौन सी चीजें लिखी हुई हैं? फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, कॉस्मेटिक्स, आइसक्रीम, टी, लोहे तो लैलन तो जुतियां, ठीक है ना, वो वाला लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये 20 आइटम अभी थर्ड शेड्यूल में है। ये कभी 70-75 होती थी। हमें ये आइटम याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर बता देगा कि थर्ड शेड्यूल आइटम है या थर्ड शेड्यूल आइटम नहीं है। हाँ जी, किसमें? हाँ जी, शामिल है। क्या नहीं लिखी होती? रिटेल प्राइस। मेरा ख्याल है लिखी होगी, आप कहीं पढ़ नहीं पा रहे होंगे। लिखी होती है, वो लेजर के जरिए से लिखते हैं, कहीं भी लिखी होगी, ठीक है ना, लिखी होनी चाहिए। और आप क्योंकि नेस्ले की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसी कंपनी नहीं है जो कंप्लाइंस ना कर रही हो। अच्छा, आप कौन सी हेडिंग में बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लिखी होगी, बिल्कुल लिखी होगी, कोई रीजन नहीं है कि ना लिखी हो। जरा ढूंढेंगे तो मिलेगी। अच्छा जी, टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई स्पेसिफाइड इन 10th शेड्यूल। पहले तो पता चले 10th शेड्यूल में जो चीजें हम डाल देंगे उनका क्या स्टेटस होगा। फॉर गुड स्पेसिफाइड इन 10th शेड्यूल शैल बी लेविड ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑन फिक्स बेसिस फ्रॉम एनी पर्सन। और इसमें लिखा क्या हुआ है? ईंटें, भट्टा, मजदूर वगैरह। अब इन लोगों को भी फिलहाल जाहिर है ये सिविल सेक्टर नहीं है, ये तो बिल्कुल किसी टैक्स नेट में है ही नहीं। तो हमने कुछ अमाउंट, जब भी हम किसी सेक्टर को नेट में लाते हैं तो शुरू में इसी तरह ही लाया जाता है। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई पता नहीं कितनी ईंटें बन रही है, ना हम तो कोई रिकॉर्ड बनाते हैं ना कुछ करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा यार ऐसा करते हैं, आपके ऊपर ना हम कोई फिक्स टैक्स लगा देते हैं पर भट्टा। मैं अजम्पशन आपको समझाने के लिए कर कि जी पर भट्टा आपने जो है ना 10,000 रुपया महीने का सेल टैक्स देना है। तो बस ठीक है, इसके ऊपर हम या तो प्रोडक्शन कैपेसिटी पे लगा देंगे, अगर ये पता चल सके ये भट्टा ज्यादा ईंटें बनाता है, ये कम बना। गवर्नमेंट ने दोनों पावर्स ले ली हैं, या कि यार छोड़ो इसको भी छोड़ो, अभी बहुत ज्यादा रॉ शक्ल में फिलहाल हर भट्टे से 10,000 रुपया 20,000 रुपया महीने का लेना शुरू कर। इन्हें टैक्स देने की आदत पड़ेगी, फिर आहिस्ता 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 वही हाल करेंगे जो हमने उधर इनकम टैक्स में स्टॉक एक्सचेंज के साथ किया। 2013 में हर चीज एग्जेम्प्ट थी और अब करते 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 हम एट पार ले आए हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है गवर्नमेंट का कि कोई फिक्स अमाउंट का टैक्स ले लेते हैं। टैक्स ऑन सप्लाई टू सीएनजी स्टेशन, इसका मतलब है ये कंपनी का जिक्र हो रहा है एसएनजीपीएल का, सुई गैस कंपनी का, या और ऐसी कंपनीज जो फ्यूचर में आ जाए, जो वो सीएनजी स्टेशन को सेल कर रही हैं और वहां से लोग सीएनजी स्टेशन से अपनी सीएनजी फिलिंग ले रहे हैं, उनके ऊपर क्या उसूल लगेगा। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू सीएनजी स्टेशन, द गैस ट्रांसमिशन कंपनी, जो मैं एसएनजीपीएल बोल रहा हूं, शेल चार्ज सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई टू सीएनजी कंज्यूमर। इसका मतलब है ये भी रिटेल वाली बात ही हो गई है। जितने की कंज्यूमर को वो सेल करेगा उसका 18% लगेगा। इसका मतलब है रिटेल प्राइस वाला ही था, वैसे ही गैस को प्रोटोकॉल देने के लिए थर्ड शेड्यूल में डालने की बजाय उसको अलग से लिख दिया। हालांकि बात वही है, रिटेल प्राइस पे 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई टू सीएनजी कंज्यूमर मींस रिटेल प्राइस हो गई। ठीक होगी बात जी। अच्छा जी, टैक्स ऑन रिटेलर्स। अब ये सबसे बड़ा हमारे गले का तो शबर जैदी साहब को अपॉइंट किया खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में, और हम शायद खान साहब को बहुत सारी चीज़ों पर तनकीद करने वाले लोगों में हम शुमार होते हैं, तो लेकिन उनकी जो सबसे अच्छी अपॉइंटमेंट, अगर उन्होंने कोई भी एक अपॉइंटमेंट जो उन्होंने अपने दौर में सही की है तो ये वो एक ही है, सिर्फ एक, शबर जैदी साहब की अपॉइंटमेंट। हाँ, हमारे प्रेसिडेंट भी रहे, आईकैप के प्रेसिडेंट भी रहे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपर्ट इन टैक्सेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने आके काम करने चाहे तो काम फिर नहीं हुआ, फिर हटा दिया गया।
वही जो हम करते हैं आमतौर पे, हम क्योंकि हम पब्लिक को शो कुछ कर रहे होते हैं, हमारे अंदर कुछ और होता है, हम उतने नीट एंड क्लीन, उतने स्ट्रेट होते नहीं हैं। शबर जैदी साहब बड़े मतलब ख़ास पीटीआई के बड़े डाई हार्ट किस्म के पीआईटी के बंदे थे, पीटीआई के बंदे थे, तो लेकिन जब उन्हें लगाया तो वो क्योंकि एक प्रोफेशनल आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है यार, आप मुझे इसलिए लाए ना, इस इदारे को ठीक करना है तो मैं ठीक करता हूँ। तो जहाँ से जो लड़ाई की बुनियाद बनी थी वो ये वाली बात आप पढ़ रहे हैं। उन्होंने आती कहा जनाब इस मुल्क का जनाजा तो रिटेलर ने निकाला हुआ है, इनमें से कोई टैक्स ही नहीं देता, इन सबको टैक्स नेट में लाना है हमने। इस तरह और सिगरेट के कुछ लोग थे, कुछ और इस तरह के जो वैसे तमाम सेक्टर जो टैक्स देते नहीं हैं, एक बात। और दूसरा जो जनाजा हमारी इकोनॉमी का निकला हुआ है दैट इज स्मगलिंग, कि स्मगल्ड आइटम जितनी आती हैं वो सारी ड्यूटी, सारे टैक्सेस फिर उसके ऊपर नहीं लगे हुए होते हैं। उन्होंने आकर इन दो हिस्सों के ऊपर जब हाथ डालने की कोशिश की तो उनके बकौल जो खास जो शबर जैदी साहब खुद प्रोग्राम में बैठ के बताते हैं बात, उन्होंने कहा जिस बंदे पे मैं हाथ डालता था खान साहब कहते थे यार ये तो मेरा इन्वेस्टर है, ये तो शौकत खानम को डोनेशन देता है, ये तो पार्टी को इतनी डोनेशन देता है, इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा यार ये पड़ी है ये वजारत, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। एक आदमी जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट अपनी उस पर लगाया गया, 6 महीने नहीं उसे हम चला सके बिकॉज उसने आके वो काम करने की कोशिश की। उन्होंने आकर ये वाला कॉन्सेप्ट दिया जो इस वक्त हम पढ़ने लगे हैं, यार रिटेलर को थोड़ा हम टाइट करेंगे और रिटेलर से हमने पैसे लेने हैं जो मर्जी हो जाए। हाँ, पैसे लेने का उसूल वही है हमेशा कि आराम से चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मंजिल पे पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, रिटेलर को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक रिटेलर बना दिए टियर 1 कैटेगरी। टियर 1 कैटेगरी रिटेलर शैल पे टैक्स इन नॉर्मल मैनर एट रेट 18%। अब ये टियर 1 में कौन से हैं? जो बड़े रिटेलर हैं, ठीक है ना, वो कह रहे ये उसी तरह टैक्स पे करेंगे जैसे नॉर्मल लोग टैक्स पे करते हैं। टैक्स शैल बी चार्ज थ्रू मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम रिटेलर अदर देन टियर 1 रेट। वो कहता है जो टियर 1 के रिटेलर नहीं है, यानी अल्फते नहीं है, पैकेजेस मॉल नहीं है, बड़े लोग नहीं है, जो छोटे महल्ले की दुकान है, मन्ने की हट्टी जो है, ठीक है ना, उसका वो कह रहा है इससे भी पैसे लेने हमने हर रिटेलर से पैसे लेने हैं। कैसे लेनी है? वो कहता है यार बिजली के बिल में हम एक टैक्स शामिल कर देते हैं। टैक्स शैल बी चार्ज थ्रू मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम रिटेलर अदर देन टियर 1। वो कहता है कैसे लेंगे? डज नॉट एक्सीड 30। अगर बिजली का बिल 3000 से कम है तो हम उससे 30,000 से कम है मंथली बिल, तो हम 3000 रुपया उससे सेल टैक्स चार्ज करेंगे। और ये फिर चेंज है इसके अंदर, अब ये 20,000 हो गया। हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता हमने जिंदगी तंग करनी है ना, तो ये 20,000 हो गया, 30 से शुरू किया था, अब 20 हो गया है। और 20 पर कितना लेना है फिर? 5%। और फिर आगे स्लैब आ गई, नहीं वो फिर 20 से मुझे दिखा दें, 1 मिनट जरा मुझे पकड़ा देना। अच्छा जी, अब क्या हो गया? अब वो जो कैटेगरी 1 से अलावा लोग हैं, अब उनको हमने, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलना था ना, जब भी हम इस तरह का काम करते हैं हमने पहले बैक एंड पे एक प्लान बनाया हुआ होता है कि आप 1 साल ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। पहला साल ऐसे प्लान किया था। अब अगले साल चेंज किया आई, उन्होंने कहा नहीं 5% सेल टैक्स लेंगे 20,000 से कम वाले लोगों से, कम वाले, यानी जिसका बिजली का बिल 20,000 से कम आएगा। क्योंकि इसके ऊपर कुछ लोगों का एतराज हो गया था कि यार एक दुकानदार है जिसकी बेचारे की सेल बिल्कुल नॉमिनल है, वाकई बहुत छोटा दुकानदार, आप उसे 3,000 रुपया मंथली टैक्स ले रहे हैं, ज्यादा हो गया। तो इसको हमने कहा कि नहीं यार 5% ऑफ द बिल ले लेते हैं। अब अगर वो कहे कि बिल मेरा ज्यादा है लेकिन सेल कम है, तो ये तो फिर झूठ बोल रहा है वो। बात समझ आए? अगर एक बंदा कहता है मेरी तो सेल बहुत ही थोड़ी है, तो उसका बिजली का बिल भी तो फिर बहुत ही थोड़ा होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा नहीं यार हम फिक्स नहीं कर, यहाँ तो फिक्स हो गया था ना। उन्होंने कहा नहीं 5% ऑफ द बिल ले लेते हैं, लेकिन बिजली का बिल 20,000 से कम होना चाहिए। और अगर बिजली का बिल 20,000 से एक्सीड कर जाए तो फिर 7.5% ऑफ द बिल, ठीक है ना, बस 2 लिमिट। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर शैल डिपॉजिट द अमाउंट collected directly without adjusting this against input। वो कहता है जो वापडा वाले ये वाला टैक्स इकट्ठा करेंगे ना, एक तो वापडा के ऊपर अपना भी इनपुट आउटपुट लग रहा होगा ना, वो कह रहे नहीं नहीं ये तो आपने इनका टैक्स इकट्ठा किया है ना, ये आप इनसे लेकर डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे।
इसका फायदा क्या हुआ, तमाम रिटेलर टैक्स नेट में आ जाएंगे। आप कोई छोटी सी अमाउंट भी, क्योंकि हम बड़ा मतलब पॉपुलेशन के एतबार से हम एक बड़ी नेशन है ना, तो हम कोई छोटी सी अमाउंट भी टैक्स में ऐड करते हैं ना कोई बात, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे बिजली के बिलों में एक टेलीविजन का एक टैक्स लगा हुआ नजर आएगा, अगर आप कभी बिल वहाँ खोल के देखेंगे तो पीटीवी का एक टैक्स लगा नजर आएगा। अब जितने घर हैं उन सब के ऊपर ये टैक्स लग गया। जाहिर है अगर हम कहें कि यार 1 रुपया टैक्स हर बंदे ने रोजाना देना है, तो इसका मतलब है 25 करोड़ रुपया रोज का इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, अगर हम इसको कलेक्ट करने में कामयाब हो जाएं। वॉल्यूम का ये फायदा तो है ना कि आप कहें अब 1 रुपया तो हर बंदा ही दे सकता है ना जी रोज का टैक्स। हम कहें यार नहीं 1 रुपया पर डे हम टैक्स देंगे जी सब लोग, तो 25 करोड़ एडिशनली कल से इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे वॉल्यूम की वजह से। तो इसी तरह रिटेलर बहुत ज़्यादा है, बाकी लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो ये काम हमने इसी इंटेंशन से किया था और यहीं से फटा शुरू हुआ था। अच्छा जनाब, कितने लोग आ गए? टैक्स स्पेसिफाइड इन 13th शेड्यूल, टैक्स स्पेसिफाइड इन goods specified in 3rd schedule. Tax on steel products, ship plates. The minimum production for a month shall be determined on the basis of single or more input as used in product. ये सारे काम वही हो रहे हैं कि हम उस सेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्टर कैसे काम कर रहा है, और देखते हैं यार इसमें कैसे, मतलब भट्टे की बात हो रही थी, हमने कहा हर एक ना कोई एवरेज रेट निकाल लेते हैं कि अगर एक भट्टा लगा है तो इससे इतनी ईंटें बनती हैं, उसके ऊपर टैक्स फिक्स कर देते हैं कि जिस बंदे के 2 भट्टे हैं, 3 भट्टे हैं, 5 भट्टे हैं, ऐसे कर देते हैं। उस सेक्टर को समझ के एक शॉर्ट टर्म मेजर ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेजर ले रहे हैं, इस वक्त टैक्स आ जाए थोड़ा सा, फिर आगे चलेंगे तो देख लेंगे कैसे टैक्स इकट्ठा होगा। ऐसे हमने ये बात की कि कितनी तरह के टैक्स लगे हुए हैं, 6 तरह के टैक्स लगाने पड़ रहे हैं, जबकि असल में हमने टैक्स सिर्फ 1 लगाना था, एंड दैट शुड बी नॉर्मल सेल टैक्स। लेकिन टेम्परेरी अरेंजमेंट करके हमें 3rd शेड्यूल लगाना पड़ा, 10th शेड्यूल लगाना पड़ा, सीएनजी स्टेशन को अलग देखना पड़ रहा है, रिटेलर को अलग देखना पड़ रहा है, 13th शेड्यूल आइटम को अलग देखना पड़ रहा है, ठीक है ना, ताकि फिलहाल 1 2 3 4 5 इन 5 सेक्टर से हम थोड़े पैसे लेना तो शुरू करें ना। जब ये सेक्टर इस्टेब्लिश हो जाएंगे, जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, भट्टे वालों को भी पता चल जाएगा कि भाई हमें भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा, वो थोड़ा सेक्टर ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो हो सकता है आज से 5 साल के बाद पता चले यार सिर्फ ये एक सेक्टर एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। और इसकी एग्जांपल है जब 3rd शेड्यूल का कॉन्सेप्ट आया था तो इसमें 70-75 आइटम थी, और अब हम देख रहे हैं 20 आइटम रह गई, तो बाकी डिलीट होना शुरू हो गई हैं। तो जो चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी उनको फिर नॉर्मलाइज कर देंगे। कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से आगे चलेंगे। फीडबैक आज होगी।